नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 15 के बारे में। इससे पहले हम आपको 14 क्लासें दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वे क्लासें नहीं देखी तो जाइएगा, वे क्लासें जरूर देखिएगा। इन क्लासों से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और पिछले कुछ दिनों में हम आपको लगातार निरंतर क्लासें नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नए और टेक्निकल इश्यूज हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उनको सभी टेक्निकल इश्यूज, सभी समस्याओं का समाधान करते हुए हम आपके सामने आ चुके हैं दोबारा से। और उम्मीद करते हैं आगे से हम आपके लिए लगातार क्लासें रखेंगे, निरंतर क्लासें रखेंगे। और जल्द ही हमारी राजस्थान की कला व संस्कृति की सीरीज भी शुरू हो रही है, आप नो रंगीलो राजस्थान। उसमें भी आप सभी का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, तो उस क्लास के साथ भी जुड़िएगा। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पिछले दिनों में हमने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक प्रश्न डाला था। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि स्वाति राठौड़ के बारे में प्रश्न था। तो भी भारत चीन बॉर्डर पे जो हमारा हेलीकॉप्टर है सुरक्षा के लिए, जिसका नाम चिन्नुक है, उसकी कमान हमारे राजस्थान की बेटी स्वाति राठौड़ संभालेगी। ये प्रश्न था। और इसका हमारा जो ऑप्शन थे वो ये थे: जयपुर, अजमेर, सीकर, बीकानेर। कहां से स्वाति राठौड़ का संबंध है? तो एक ऑप्शन में हमें जो उत्तर मिला शिक्षा द्वार फैमिली के जो मेंबर के द्वारा, वो था नागौर। तो हम बताना चाहेंगे कि नागौर में उनका जन्म हुआ है, परंतु हमने ऑप्शन में नहीं डाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑप्शन डाले गए हैं वो गलत हैं। हाल फिलहाल जो हमारी स्वाति राठौड़ है जो रह रहे हैं वो अजमेर के अंदर रह रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर उत्तर देखा जाए तो अजमेर उत्तर बिल्कुल सही और टिक बैठेगा। तो आप ऐसे प्रश्नों में अगर कई बार आ जाए, जैसे नागौर में उनका जन्म हुआ है, बिल्कुल नागौर होता तो हम नागौर करते, नागौर में उनका जन्म हुआ तो नागौर बिल्कुल सही था। उनकी शिक्षा की बात करें तो उनका कॉलेज जयपुर से हुआ और उनकी स्कूली शिक्षा अजमेर से हुई है। परंतु हमने पूछा उस हिसाब से, ऑप्शन भी देखिएगा और ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल अजमेर एकदम सही और एकदम बढ़िया उत्तर बैठ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार उत्तर हो सकते हैं। तो चलिए, उस प्रश्न की तो हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। 1998 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 लच्छूरा, ओजियाना, नगर, बेराट। तो आपको पता लग ही गया होगा भीलवाड़ा के अंदर कौन सा स्थल है, तो वो है ओजियाना। किसकी बात कर रहे हैं? ओजियाना। 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। वही बात करें तो ये लच्छूरा ये कहां पे पड़ता है? तो इसके लिए भी याद रखिएगा, ये भी हमारा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ओजियाना की तो बात हम कर ही चुके हैं, कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। नगर की बात करें तो ये कहां पे है? टोंक के अंदर। और बेराट की बात करें तो ये कहां है? जयपुर में। एक बात और याद रखिएगा, ओजियाना के बारे में हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या? ओजियाना के बारे में एक बात याद रखिएगा आप, क्या कि बाकी जो हमें स्थल मिले थे वो कहां मिले हैं? नदियों के किनारे। और ये वाला स्थल कहां पे है? पहाड़ी क्षेत्र में। कहां पे? पहाड़ी क्षेत्र में। बात करते हैं इसके उत्खनन की तो 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। किन्होंने किया? तो BR मीणा साहब ने। और एक थे हमारे आलोक त्रिपाठी। कौन? आलोक त्रिपाठी। तो ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहां से हमें प्राप्त हुई है गाय की मृण मूर्ति। गाय की मृण मूर्ति। तो ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या कांस्य काल से? तो याद रखिएगा, बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल ये किससे संबंधित है? तो ये है पुरापाषाण युग से। और ये प्रश्न अभी पिछले दिनों में एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं अब। कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, आजी रहमान चिश्ती भवन, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा इनमें से भरतपुर जिले के अंदर पाया गया है? तो देखिएगा, ये जो चमत्कारेश्वर मंदिर है ये कहां पे है? जयपुर के अंदर। और आजी रहमान चिश्ती भवन
अजमेर में। वहीं अकबरी मस्जिद की बात करें तो ये भी अजमेर के अंदर। तो बचा कौन? अहिल्याबाई का कुआं, जो कहां पे है? भरतपुर जिले में है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इन दिनों किसकी बात हो रही है? इन दिनों, दिनों है दिन नहीं, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक खड़े विष्णु डैश से मिले हैं। डैश से मिले थे। देखिए ये प्रश्न अभी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइए कहां पे मिले हैं खड़े विष्णु की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति? तो भीनमाल, मंडोर, पाली या बीकानेर? इस प्रश्न का उत्तर होगा पाली। क्या होगा? पाली। और यह प्रश्न अभी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बर्ली प्रशस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है अंबा माता मंदिर से, बिल्लोंट माता मंदिर से, शिव मंदिर से या सावित्री मंदिर से? पहली बात, ये बर्ली प्रशस्तर अभिलेख है कहां पे? तो याद रखिएगा कहां पे है? अजमेर के अंदर। और क्या खास बात है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख। और इसी के साथ में अगर इसका सन याद रखना है तो 443 ईसा पूर्व। और ये कहां प्राप्त हुआ है? तो बिल्लोंट माता के मंदिर से। कहां से? बिल्लोंट माता के मंदिर से। तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं, 2 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। और वर्तमान में कहां पे है? तो वर्तमान में याद रखिएगा कहां पे है? अजमेर संग्रहालय के अंदर है। कहां पे है? अजमेर संग्रहालय में स्थित है। क्या? ये बर्ली प्रशस्तर अभिलेख। तो ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन? इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से आसानी से दे सकते हो। कैसे? अगर आपको पता हो कुंभा कहां के राजा थे तो मेवाड़ के राजा थे। और आपको पता हो तो मेवाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो आप इस उत्तर का आराम से उत्तर दे सकते हो इस प्रश्न का। तो देखिएगा गागरोन देखोगे आप नीचे नीचे, तो गागरोन कहां पे आता है आपको पता हो तो झालावाड़ के अंदर आता है। कहां पे आता है? झालावाड़ में। तो इसी से आपको पता लग गया होगा कि झालावाड़ का निर्माण तो कुंभा ने नहीं करवाया होगा। तो इसका मतलब कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और गागरोन का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया। और एक बात और याद रखिएगा, वीर विनोद के जो हमारे श्यामल दास कवि थे उनके अनुसार 84 दुर्ग, कितने? 84 दुर्गों में से हमारे 32 दुर्ग, किसकी बात हो रही है? 32 दुर्गों की बात हो रही है। किसने बनवाए थे? तो महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। और इसीलिए महाराणा कुंभा को कहते हैं राजस्थानी वास्तुकला का जनक। ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? नागौर का राजनीतिक नियंत्रण मुद्दा, मालवा के महप्पा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, या मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। तो देखिएगा ये सारंगपुर का युद्ध होता किस किस के बीच में है? पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में, महमूद खिलजी के बीच में ये वाला युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 1437 ईस्वी में कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। कुंभा वर्सेस कौन थे? महमूद खिलजी। कहां के? मालवा मांडू के सुल्तान। और कुंभा कहां के? मेवाड़ के। इनके बीच में तकरार कैसे हुई? तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिएगा कुंभा अपना विस्तार करते हुए जा रहे थे। जो हमारा तत्कालीन कारण रहा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कुंभा का एक शत्रु था जिसका नाम था
महप्पा पंवार। नाम क्या था? महप्पा पंवार। और महप्पा पंवार को शरण दे देते हैं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। और ये बात किसको पता लगी? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने कहा मालवा के सुल्तान से कि मेरा शत्रु मुझे लौटा दीजिए, पर मालवा के सुल्तान बोले कि मैं नहीं लौटाऊंगा। पर कह सकते हैं और भी बहुत कारण थे, तो ये कारण मुख्य क्यों था महप्पा पंवार वाला? क्योंकि महाराणा कुंभा के पिता का नाम था राणा मोकुल, और राणा मोकुल की जो हत्यारे थे वो महप्पा पंवार और एच्छा थे। कौन? एच्छा। और ये भाग कर चले गए थे महमूद खिलजी के पास में, और इनमें पहले से ही तकरार चल रही थी। और महमूद खिलजी को भी लगा अच्छा मौका है कुंभा से बदला लेने का, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ सका हमारा खिलजी। किसका? कुंभा का। पर कुंभा ने भी जवाब देते हुए महमूद खिलजी को हराया, महप्पा पंवार को भी बंदी बनाया। तो यह था तत्कालीन कारक। और कौन विजय हुआ? तो हमारे महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजयी हुए। तो सारंगपुर का युद्ध किसने जीता? महाराणा कुंभा ने जीता। तो देखिएगा 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? करमवती ने, पद्मिनी ने, प्रेमल देवी ने या कुंभल देवी ने? देखिएगा किसने मांगी, पूरी कहानी आपको बताएंगे। देखिए उस समय की बात थी राणा सांगा के। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी, उनको जहर दे दिया गया था। तब उनकी रानी थी जिनका नाम हमें मिलता है करमवती, कर्णावती। कौन सा? कर्णावती, कर्मावती। बहुत ये वाले तीनों चारों नाम एक ही रानी के, कंफ्यूज नहीं होना। करमवती, कर्णावती, कर्मावती सारे नाम एक ही रानी के हैं। और इनके 2 पुत्र थे उस समय, उदय सिंह और एक का नाम था विक्रमादित्य। और बात हुई कुछ इस प्रकार से कि राणा सांगा से पहले महाराणा कुंभा, इन्होंने अपना राज्य विस्तार बहुत किया था, आसपास के राज्यों को भी जीता था, हर तरफ इनके दुश्मन थे। राणा सांगा की जैसे ही मृत्यु हुई तो लोगों ने मेवाड़ को निर्बल देखा और उस पर अधिकार करने का सोच लिया। तभी क्या होता है कि गुजरात का, कहां का? गुजरात का शासक जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह 1533 में आ गया सेना लेकर। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और आके आक्रमण करना चाहता था, परंतु कर्मवती या कर्मावती ने समझदारी दिखाते हुए उस समय कमरबंद क्या देकर? कमरबंद और राज चिन्ह देकर, राज्य का जो चिन्ह था उसे देकर बहादुर शाह को लौटा दिया। परंतु बहादुर शाह कहां रुकने वाला था? इतना अच्छा मौका था, इतना अच्छा सब कुछ था, कोई राजा नहीं था, कोई शासक नहीं था, पूरा चित्तौड़ हड़पने का एक बहुत अच्छा मौका था। तो वो तो फिर आ गया। जब ये बात पता लगी कर्मावती को कि बहादुर शाह वापिस आ रहा है, तो कर्मावती ने हुमायूं से मांगी मदद, राखी भेजी। परंतु हुआ कुछ इस प्रकार, हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका। और कर्मावती ने उस समय क्या किया? अपने पुत्र उदय सिंह को, अपने पुत्र विक्रमादित्य को कहां भेज दिया? ननिहाल। ननिहाल कहां पे था इनका? बूंदी के अंदर इनको भेज दिया गया। और मेवाड़ का प्रशासन संभाला उस समय बाघ सिंह ने। किसने? बाघ सिंह ने और सज्जा सिंह ने। बाघ सिंह और सज्जा सिंह ने मेवाड़ का उस समय का प्रशासन संभाला। और 1533-34 की बात है, दोनों आंकड़े मिलते हैं एग्जाम में। 1533-34 की ही बात है। बहादुर शाह आया, आक्रमण किया, तबाही मचा दी, चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उस समय कर्णावती ने और विक्रमादित्य की पत्नी जिसका नाम क्या था? जवाहर बाई। क्या नाम था? जवाहर बाई के साथ मिलकर 13,000 रानियों के साथ में क्या किया? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किया। और केसरिया किसने धारण किया उस समय? बाघ सिंह ने। पूछ लिया जाए साका के अंदर जो हमारे सती हुई थी वो तो थी कर्णावती, और दूसरी का नाम क्या था? जवाहर बाई। ये किसकी पत्नी थी? विक्रमादित्य की। और केसरिया किसने धारण किया उस समय? तो बाघ सिंह ने। किसने किया? बाघ सिंह ने
किया। हुमायूं मदद के लिए समय पर नहीं पहुंच सका था, परंतु जैसे ही हुमायूं को पता लगा वो वहां की ओर बढ़ा, मेवाड़ की ओर बढ़ा, बहादुर शाह भाग निकला। क्यों? क्योंकि उसे पता था हुमायूं आएगा, वो उसे खदेड़ देगा। 1534 में हुमायूं आया कहा? मेवाड़ की ओर। मेवाड़ से भाग निकला बहादुर शाह, और बहादुर शाह कहां चल पड़ा? फारस की ओर। फारस की ओर जाते समय रास्ते में केम्बे की खाड़ी में नाव पलटने से इसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो यही प्रश्न था, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? तो कर्मवती या कर्णावती या कर्मावती ने मदद मांगी। तो यहां तक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यह वाली बात भी याद रखिएगा कि राखी किसने भेजी? तो कर्मावती ने ही राखी भेजी थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। कुंभा था, सांगा था, या उदय सिंह था, या प्रताप था? ये क्रम है, याद रख लीजिएगा। कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप। कुंभा, सांगा, यहां पे बीच में रायमल है। कौन है? रायमल है। कुंभा, रायमल, सांगा, उदय सिंह, प्रताप, ये वाला क्रम याद रखिएगा। सारे दादे पोते हैं एक दूसरे के। तो देखिएगा, बात करते हैं अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ का घेराव किया, उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक थे हमारे उदय सिंह। एक बात और याद रखिएगा, कर्नल टोड ने, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में KJT, कर्नल टोड ने कहा यदि सांगा और प्रताप के बीच में, सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने, क्या कहा? मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते, अधिक उज्जवल होते। किसने कहा ये वाला? तो ये वाली लाइन कही हमारे KJT कर्नल जेम्स टोड ने कही। क्यों कही? जब मेवाड़ का घेराव किया था अकबर ने 1567 में, तो उदय सिंह कहां चला गया? छोड़कर सिरोही में चला गया। और किसको संभला गया? चित्तौड़गढ़ को। तो जयमल फत्ता को, जयमल फत्ता को संभला कर चला गया। और 1567 में यहां पे होता है राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर। क्या होता है? तीसरा साका होता है। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। कब? 1567 ईस्वी के अंदर। और यही जयमल फत्ता के आगरा दुर्ग के बाहर इनकी मूर्तियां भी लगाई गई है। और ऐसी मूर्तियां और कहां पे? इनकी मूर्तियों की बात करें, किनकी मूर्तियों की बात करें? जयमल और फत्ता की। और क्यों लगाई गई? बहुत वीरता से लड़े थे, बहुत वीरता से लड़े थे। और ये किसने लगवाई थी मूर्तियां? अकबर ने लगवाई थी। कहां? आगरा में लगवाई थी। और एक और कहां पे? इनकी जूनागढ़ के अंदर है। जूनागढ़ कहां पे? बीकानेर में है। और यहां पे जौहर होता है तो किसके नेतृत्व में? तो फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। और चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका भी होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? गिद्दड़, कालबेलिया, भवाई, कच्छी, घोड़ी। किसे किया गया? किसके प्रयास से किया गया? तो याद रखिएगा। और पहली बात तो किसे किया गया? तो कालबेलिया को किया गया। किसके प्रयास से किया गया? तो इसकी एक जो नृत्यांगना है बहुत फेमस है, गुलाबो सपेरा, और बहुत फेमस है। ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम करती है। कौन? गुलाबो सपेरा जी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में? गुलाबो सपेरा जी के बारे में। इनके जन्म की बात करें तो कब होता है इनका जन्म? 9 नवंबर 1970 और 69, दोनों आंकड़े मिल सकते हैं, परंतु 70 मानिएगा। और इनके 3 तो भाई थे और 3 ही बहनें थी। इनके पिता का नाम क्या था? बेरानाथ था। क्या नाम था? बेरानाथ था। और इनको किस नृत्य के अंदर पद्मश्री भी मिला है? तो कालबेलिया नृत्य के अंदर इनको पद्मश्री भी मिला है। कहानी कुछ इनकी इस प्रकार से है। इनका जन्म होता है जहां इनका जन्म हुआ, जिस दाई माँ के पास इनका जन्म हुआ, तो उसने क्या किया कि देखा भाई इनके तो 3 पुत्रियां पहले से है, पिता बेरानाथ थे नहीं घर पे, तो गुलाबो सपेरो को ले गए और दफना दिया जमीन के अंदर। जैसे ही माँ को होश आया, माँ ने निकाला बाहर,
फिर भी देखा बेटी अभी तक जीवित है। 5 घंटे जमीन के अंदर दफनाई गई वो बेटी आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 165 देशों के अंदर कालबेलिया को अपनी प्रसिद्धि दिला चुकी है। पहली बार इन्होंने नृत्य किया था कहां पे? पुष्कर के अंदर। और हमारे पूर्व पीएम प्रधानमंत्री राजीव गांधी, किसको? राजीव गांधी को इन्होंने राखी भी बांधी थी और कालबेलिया को भी इन्होंने विश्व प्रसिद्धि भी दिलवाई है। नाम है इनका गुलाबो सपेरा, तो याद रखिएगा। और कहते हैं इनके बारे में कि सांप का जूठा दूध भी इनको पिलाया गया और आज देख लो कितना बड़ा नाम है इनका, गुलाबो सपेरा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पित्तल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पित्तल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? राजस्थान का कला देखिए, राजस्थान की कल्चर देखिए कितनी अच्छी है। इसी के साथ में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं राजस्थान के कला व संस्कृति की एक एक बात, एक एक प्रश्न, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे उस सीरीज को अपना रंगीला राजस्थान के रूप में। तो ये कौन सा नृत्य है? भवाई, गेर, घूमर, चरी। तो किस नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं? भवाई नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। कहां का फेमस है? तो मेवाड़ का फेमस है। इसके प्रसिद्ध किसने करवाया? तो रूप सिंह शेखावत जी का नाम आएगा। किसका? रूप सिंह शेखावत जी का नाम आएगा। याद रखिएगा ये वाला प्रश्न भी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। सुमेलित कीजिए ग्रास्य समुदाय, गुज्जर समुदाय, भील समुदाय और साथ में सहरिया समुदाय। सामने इनके नृत्य भी दिए गए हैं। तो देखिए मिलान करते हैं। गवरी, सांग, चरी, मांदल या मांडल दोनों आता है। ग्रासिया, ग्रासिया के कौन कौन से हैं? मांदल, कूद, वालर, लूर। देखिएगा 4 नंबर ऑप्शन मादल मिल रहा है हमें। तो देखिएगा और कौन कौन से ग्रासियों के? कूद भी ग्रासियों का है, वालर भी ग्रासियों का है, लूर भी ग्रासियों का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुम्मर भी ग्रासी जनजाति का है। तो एक ए में क्या 4 नंबर बाकी काट दीजिए, 1 को, 3 को और 4 को भी काट दो, 2 नंबर बचा। यही हमारा सही उत्तर होगा। वही बात करें गुज्जर, गुज्जर से याद रखना रे, तो गुज्जर चरी, गुज्जर चरी, गुज्जर का कौन सा? चरी नृत्य है। वही बात करते हैं भील की, भील की गंवरी, गेर, निज्जा, द्विचक्री, युद्ध, हाथीमना, ये किसके हैं? गवरी। तो किसका? भील समुदाय का। कौन कौन सा और याद रखिएगा? युद्ध याद रखिएगा, गवरी, गेर याद रखिएगा, नेजा याद रखिएगा, द्विचक्री याद रखिएगा। ये सारे नृत्य किसके हैं? गवरी नृत्य, गवरी, युद्ध, गेर, नेजा, द्विचक्री, हाथी मना, ये किसके? भील समुदाय के। वही बात करें सहरिया, सहरियों का कौन सा? सांग, सहरियों का कौन सा? शिकारी, शहरियों का कौन सा? इंद्रपुरी और शहरियों का एक और याद रख लीजिएगा जेला। कितने सारे नृत्यों को एक ही साथ में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तुरा कलंगी लोक नाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक है कृष्ण और रुक्मिणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। तो याद रखिएगा तुरा कलंगी में जो ये हमारे पात्र है ये किसके प्रतीक है? तुरा और कलंगी शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। किसके? शिव पार्वती के। कौन सा वाद्य यंत्र? चंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के देश क्षेत्रों से संबंधित है। सिक्कर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पहली बात, हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र? तो नौबत। और जल्द ही आप लोगों के लिए लोक नाट्य की पूरी क्लास आने वाली है। तो देखिएगा हेला ख्याल कहां कहां की फेमस है? तो दौसा की फेमस है पहली बात। दूसरी याद रखिएगा सवाई माधोपुर की और तीसरी याद रखिएगा करौली की। कहां की? करौली की। तो सिक्कर, झुंझुनू नहीं, 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही
होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। देखो रेण से याद रखोगे आप, जब बारिश आएगी, रेन आएगी तो क्या हो जाएगा, दरिया दरिया हो जाएगा। तो रेन शाखा के कौन थे, दरियाव जी थे। कौन थे, दरियाव जी थे। ये वाली बात याद रखिएगा। संत रामचरण ये कहां के थे, तो शाहपुरा की शाखा के। कौन सी के, शाहपुरा के। दरियाव जी किसके, रेन के। यही हमारा उत्तर होगा। हरिरामदास जी किसके थे, तो सिंहथल के थे। ये वाला प्रश्न आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। प्रतापगढ़, नागौर, जालोर या पाली, बताइएगा कहां पर स्थित है। तो प्रतापगढ़ नहीं, तो किस जिले में है, नागौर जिले के अंदर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है। करनी माता मेला, कजली तीज मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, कपिल मुनि का मेला। तो याद रखिएगा पवित्र धाम कहते हैं किसको, कपिल मुनि के मेले को। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। किसको, 12 को बनाएगा, किससे अलग करके, कोटा से अलग करके। अब आपको जिलों का क्रम याद कराएंगे, आपको याद हो जाएगा। BDR याद रखिएगा। क्या, BDR याद रखिएगा। तारीख क्या याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1991 याद रखिएगा। B से बनता है 12, कौन सा, 12। D से बनता है दोसा। R से बनता है राज संबंध। ये वाले बने थे 10 अप्रैल 1991 को। क्रम याद रखोगे तो 28 नंबर तो था 12, 29 नंबर था 200 और 30 नंबर था हमारा राज संबंध। इसके बाद राज संबंध के बाद में बात करते हैं 31 नंबर कौन सा बना, तो हनुमानगढ़ बना। कौन सा बना, हनुमानगढ़ बना। पिछले बार एग्जाम में पटवारी में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो कौन सी, 12 जुलाई 1994 को बना। कौन सा, हमारा हनुमानगढ़। वही बात करें 32 नंबर जिले की, तो वो बनता है करौली। कौन सा, करौली। और कब बनता है, तो 19 जुलाई को। कब, 19 जुलाई 1997 को। और हमारा 33वां जिला सभी को पता है प्रतापगढ़ है, पर सबको ये पता है कि ये बना कब, तो 26 जनवरी को बना और 2008 को बना। प्रश्न था कोटा जिले से अलग करके बनाया गया किसको, 12 को। कब, 1995 नहीं, 98 नहीं, 91 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 जिले बने, 12, दौसा, राजसमंद। 12 कब, 10 अप्रैल 1991, 28वां, 29वां दौसा और 30वां राज संबंध बना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है। बताइए कौन से सही सुमेलित है। पहली तो थोड़ी सी कोपेन के वर्गीकरण की हम बात खुद ही कर लेते हैं। देखिएगा ये है हमारा, मान लीजिए राजस्थान। तो ये जो हमारा जो दक्षिण का क्षेत्र है इसको बोलते हैं AW। ये पूरी जलवायु वाली क्लास में बातें की हुई है हमने। और ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है इसे बोलते हैं CWG। और ये जो हमारा ये वाला क्षेत्र है पश्चिम रुस्तर अरावली के जो लगभग हमारे अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे BSHW। और उससे ऊपर के क्षेत्र को बोलते हैं BWHW। ये ऊपर का क्षेत्र कौन सा, जैसलमेर से शुरू होता है और ये नीचे बाड़मेर से जो अरावली के पश्चिम में है। तो देखिएगा CWG भरतपुर, बिल्कुल जी। ये देखिएगा यहाँ भरतपुर है ना पूर्व में, CWG तो 1 नंबर सही है। BWHW बाड़मेर नहीं, ये तो जैसलमेर से मैंने अभी बताया शुरू होता है, बाड़मेर तो यहाँ है, 2 नंबर गलत। BSHW गंगानगर यहाँ, पर गंगानगर के लिए होना चाहिए BWHW, तो ये वाला भी गलत। AW डूंगरपुर, बिल्कुल दक्षिण में AW है, तो 4 नंबर सही। 1 नंबर सही, 4 नंबर सही। देखिएगा 1, 3, 4 ये नहीं, 2, 3, 4 भी नहीं, 2, 3 भी नहीं, ये वाला 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जयपुर। दौसा के अंदर लाल लोम मतलब लाल दुम्मट मिट्टी कहां पे? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। कौन से? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। कौन सी मिट्टी? लाल लोम। जलवायु वाला मृदा वाला टॉपिक देख लो, ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। लाल लोम मृदा कहां पे? सीधी याद रखिएगा दक्षिणी क्षेत्र में। देख लो उदयपुर, कोटा नहीं, उदयपुर तो दक्षिण में है परंतु कोटा नहीं है, ये तो दक्षिणी पूर्वी है। भीलवाड़ा, अजमेर ये भी नहीं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके साथ में ही याद रख लीजिएगा किसको? चित्तौड़गढ़ को और उदयपुर को भी। जयपुर, दौसा भी नहीं होगा। लाल लोम जो मिट्टी है ना हमारी, इसके कण बहुत बारीक होते हैं तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ये बहुत उपजाऊ भी होती है और दक्षिण में मक्के की बहुत ज्यादा उपजाऊ, हमें मक्का बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। तो सुमेलित कीजिए 21 नंबर प्रश्न। बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और वैनेश्वर, इनको क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिएगा बिगोद कैसे याद करोगे? बिगोद मतलब मन को टच, किसी को गोद में लोगे तो वो क्या होगा? मन को टच करेगा। तो देखो बनास तो सभी में सेम है, वैनेश्वर का लिए तो आपको पता होना चाहिए। सोम, माही, जाखम बिल्कुल। तो डी में 4 वाला पहले तो रख लो, बाकी काट दो। 1 नंबर काट दो, 2 काट दो, 3 और 4 को रख लीजिएगा। उसके बाद देखो वैनेश्वर, सोम, माही, जाखम ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कहां से? ए से। बिगोद को कैसे याद रखोगे? बनास तो आएगा ही आएगा। गोद की बात करें तो क्या करेगा? मन को टच करेगा। तो बनास, बिगोद, मन को टच से मतलब बेड़च और मन से मतलब मेनाल या मेनाली। तो ए में 1 होगा बिल्कुल ये सही। डी में 4 होगा। 1 और 2 बिल्कुल ये तो सेम ही मिल गए। अब बात करते हैं राजमहल। राजमहल मतलब राजा का महल और बनास की बात करें तो बनास तो आएगा ही आएगा। वहीं क्या करोगे? राजा के महल में डाका होता है। डाका उसको बोल दो आप डाखा बोल दो। क्या बोल दो? डाखा बोल दो। तो बनास डाई खारी बिल्कुल। ढा से बना डाई, खा से बना खारी। तो 2 नंबर भी हमारा बी में 2 सही होगा। रामेश्वर घाट की बात करें तो यहां मिलेंगे चम्मच वाले सीप। क्या मिलेंगे? चम्मच वाले सीप मिलेंगे। तो सी का 3 हो गया बिल्कुल। 1 2 3 4 होगा। 1 2 3 4 बिल्कुल 3 नंबर हमारा सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखो जो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वही कृत्रिम मीठे पानी की झील है और भारत की 2 नंबर है, राजस्थान की 1 नंबर है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जयसमंद झील। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। निर्माण किसने करवाया था? तो राजा महाराणा जय सिंह ने। कब? 1685 से 1691 के मध्य में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। राजस्थान में पलाया जिलों की रचना कहां हुई है? लूणी बेसिन में नहीं, गग्गर बेसिन में नहीं, बालुका स्तूप मुख्य क्षेत्र में बिल्कुल। 2 बालुका स्तूपों के मध्य झील को कहते हैं पलाया झील। आंतरिक प्रवाह में भी नहीं। ये वाला प्रश्न भी हमारा सही हो गया। 3 नंबर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? देखो इंदिरा गांधी नहर से ना 8 जिलों को तो सिंचाई मिलती है। क्या सिंचाई मिलती है? वहीं बात करें 10 जिलों को क्या मिलता है? पेयजल मिलता है। और पेयजल और सिंचाई के कौन कौन से जिले हैं? तो याद रखिएगा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ये पहला ऑप्शन है हमारा सही है। और इसके साथ में एक और जिला है नागौर। इनको तो मिलती है क्या? सिंचाई। बात करें पेयजल के अंदर 8 तो वही रहेंगे, 2 और कौन से हैं? एक का नाम है सिक्कर, एक का नाम है जुनू। तो ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, 8 जिलों को क्या मिलेगी? सिंचाई सुविधा मिलेगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर,
डॉक्टर करनी सिंह लिफ्टनर, गुरु जंबेश्वर लिफ्टनर, जिन्होंने भी हमारी सिंचाई परियोजना की क्लास लगाई उनको तो 1 मिनट में याद आ गया होगा। कैसे? पन्ना लाल को क्या याद रखा? पग से याद कर रखा। पै से पन्ना लाल बारूपाल, गै से गजनेर। वीर तेजा जी को कैसे याद रखा? वीर तेज भाग, तो बागड़सर। कौन सही? बागड़सर। वीर तेज भाग बागड़सर। कैसे? करणी सिंह। कैसे? कोलायत। तो 3 नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। और गुरु जंबेश्वर को कैसे याद रखोगे? गुरु के चढ़ेंगे क्या? फल, तो फल से रखोगे फल्लोदी को याद। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। गरदड़ा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। तो गरदड़ा कहां पे है? बूंदी के अंदर है। 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? अभी ये पुलिस यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी है। कहां पे खोली जा चुकी है? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो याद रखिएगा कहां पे खुल चुकी है? जोधपुर के अंदर। कुछ और यूनिवर्सिटीज आपके लिए लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है। देखिएगा, ये नव गठित विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से विश्वविद्यालय और उनके स्थान देख लीजिएगा। अब इनको यही याद कर लेंगे। कैसे? पत्रकारिता व संचार विश्वविद्यालय कहां पे? देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के नव गठित विश्वविद्यालय एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इस क्लास में अभी के अभी यहां पे याद करते हुए चलेंगे इन विश्वविद्यालयों को। पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहां पे? जयपुर के अंदर। तो देखिएगा हमारी राजधानी क्या? जयपुर, और जयपुर में ही हमें सारी खबरें मिलेगी। सारी खबरें कहां मिलेगी? जयपुर में मिलेगी। सारे नेटवर्क कहां मिलेंगे? जयपुर में मिलेंगे। तो पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहां पे? जयपुर के अंदर। मत्स्य विश्वविद्यालय कहां पे? अलवर में। और ब्रिज विश्वविद्यालय कहां पे? भरतपुर में। याद रख सकते हो। मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? अलवर का। तो मत्स्य विश्वविद्यालय भी कहां पे? अलवर में। ब्रिज, ब्रिज के पास का मतलब कृष्ण जी के पास का क्षेत्र भरतपुर पड़ता है। तो ब्रिज विश्वविद्यालय कहां पे? भरतपुर के अंदर। शेखावटी की बात करें तो शेखावटी में सबसे फेमस जिला सीकर है। शेखावटी विश्वविद्यालय भी कहां पे है? सीकर के अंदर है। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय की बात करें तो जोधपुर कह सकते हो। हाईकोर्ट कहां पे? जोधपुर के अंदर है। तो पुलिस और सुरक्षा भी कहां पे होगी? विश्वविद्यालय भी जोधपुर के अंदर होगा। जनजातियों से संबंधित अगर कुछ आए तो उनकी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। सीधा ध्यान जाना चाहिए नीचे की ओर। कहां पे? उदयपुर की ओर। तो राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पे? उदयपुर में। क्रीड़ा विश्वविद्यालय मतलब खेल कूद की यूनिवर्सिटी कहां पे? क्रीड़ा। हमारे राजस्थान में खेल कूद में आर्मी से सर्वाधिक कहां से जाते हैं? शेखावटी के झुंझुनू से जाते हैं। और खेल में भी पदक लाने में भी पीछे नहीं है। कौन सा? झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र। तो क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहां पे? झुंझुनू के अंदर है। हो गया होगा आपको ये यूनिवर्सिटी भी अच्छे से याद। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। यह विश्वविद्यालय स्थित है। हरिदेव जोशी का संबंध कहां से है? आप सभी को पता होगा, जयपुर से है। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी भी कहां पे होगी? जयपुर के अंदर होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। लकड़ा वाला फार्मूला संबंधित है। कौन सा? लकड़ा वाला फार्मूला किससे संबंधित है? साक्षरता दर से, स्वास्थ्य व पोषण से, मानव विकास प्रतिवेदन से या गरीबी रेखा से? तो ये वाला फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से। स्टैटिक नंबर 14 में बहुत अच्छे से बात करके आ चुके हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्षों के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई है? 2009-10, 2004-5, 2013-14, 1991-92। अगर यहां दिया होता 2002-3 तो आप इसको टिक कर सकते थे आंख बंद करके। इस समय 32 जिले, कितने? 32 जिले प्रभावित हुए। कितनी जनसंख्या? तो 447.80 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई थी। परंतु इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो 2009-10 में हम बात कर सकते हैं कितने? 30 जिले और 429.13 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ये 30 नहीं 27 जिले हैं। कितने? 27 जिले प्रभावित हुए थे और 429.13 लाख लोग भी प्रभावित हुए थे। तो
तो 2009-10 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? UNICEF, UNCCD, UNESO, UNWF। तो याद रखिएगा, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो कार्य करता है वो है UNCCD। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। संशोधित परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? किसकी बात हो रही है? MADA, माडा की बात हो रही है। किसकी? माडा की बात कर रहे हैं। संशोधित परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 79 में ये शुरू हुआ, 1978 और 79 लगभग। तो एक पहला ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही होगा। और इसके अंदर कितने जिलों में? तो 13 जिलों में कार्य हुआ। और कितने गांवों में कार्य हुआ? तो 36 गांव इससे लाभान्वित हुए। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। जोधपुर का बड़ला चरण चतुर्थ 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क जो राजस्थान सरकार और डे समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है, रिलायंस, अडानी, टाटा, IL एंड FS के मध्य। तो बताइए किसके सहयोग? राजस्थान सरकार और किसका सहयोग है? तो याद रखिएगा, इसके अंदर राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप का सहयोग है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में। ये हम बड़ला जो हमारा ये सोलर पार्क है, इसके बारे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम सोलर पार्क बड़ला विकसित किया गया है। स्थान कहां पे? बाप फलोदी, जोधपुर में। शिलान्यास कब? 21 अगस्त 2013 को। क्षमता कितनी? 2245 मेगावाट। पहले चरण की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट चरण। प्रथम चरण 65 मेगावाट का, जिसको विकसित किया गया था राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। अब बात करते हैं फेज 2 की, सेकंड फेज के। इसके चारों के चारों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 680 मेगावाट का इसका विकास किया था राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। फेज 3 की बात करते हैं, तीसरे चरण की बात करते हैं, 1000 मेगावाट का इसका जो हमारे विकसित किया था, विकास किया था IL और FS एनर्जी डेवलपमेंट और मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा। हम बात करते हैं चौथे चरण की, जो 500 मेगावाट का है। यही हमारा प्रश्न था, किसका सहयोग था? इन सभी में राजस्थान सरकार का सहयोग है, प्लस इसके अंदर चौथे चरण में और किसका था? तो मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड का सहयोग था। तो ये वाले चारों चरण भी आप याद रखिए और इनको मिला के बनती है 2200 मेगावाट क्षमता। किसकी? बड़ला सोलर पार्क, जो राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहां पे है? बाफलोदी, जोधपुर के अंदर। शिलान्यास कब? 21 अगस्त 2013 को हुआ था। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 34 की। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की हम बात करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से हैं? क्या वह पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा है? पेट्रोलियम, कोयला, भूतापीय ऊर्जा है? पवन, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा है। अपारंपरिक और पारंपरिक दो प्रकार के होते हैं। पारंपरिक मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, जिनकी हम बात करते हैं, ये प्राचीन काल से लगातार चले आ रहे हैं। जो अपारंपरिक है, जो अभी से चल रहे हैं, कौन से? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा। कौन से? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। किसकी बात हो रही है? बायोगैस, बायोमास की बात हो रही है। ज्वारीय ऊर्जा की बात हो रही है और भूतापीय ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, पवन, सौर, भूतापीय, बिल्कुल एक नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई 27 जनवरी 2015 से, 27 जनवरी 2016 से, 27 फरवरी 2016 से, 30 मार्च 2016 से। तो याद रखिएगा, 27 जनवरी 2016 से 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कहां से शुरू होती है? तो झालावाड़ से शुरू होती है। झालावाड़ का गांव है गर्दनखेड़ी। कौन सा? गर्दनखेड़ी गांव से ये योजना प्रारंभ होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है। बिल्कुल सही है।
क्योंकि इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है। ये किस किस के बीच में संयुक्त कार्य करती है? तो याद रखिएगा, जो आशा सहयोगिनी है ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच में कार्य करती है, इसलिए इसको कहते हैं आशा सहयोगिनी कहते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन देखिएगा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल, महिला और महिला बाल विकास विभाग बिल्कुल, एक नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? जागृति बाल विकास योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, उड़ान के साथ शक्ति योजना, बाल बालिका विकास योजना। तो याद रखिएगा, IM शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 2021 को क्या किया गया? शुभ आरंभ किया गया। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी। किस लिए योजना है? तो 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनको प्रति माह 12 सैनिटरी पैड दिए जाएंगे, वो भी मुफ्त के अंदर सरकार के द्वारा। उसके लिए योजना चलाई गई है IM शक्ति उड़ान योजना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019, 18 नवंबर 2019, 18 मार्च 2019 या 18 अप्रैल 2019। इस प्रकार की योजना इंदिरा शक्ति से जो भी रिलेटेड योजना है, लगभग योजनाएं दिसंबर के माह में शुरू की जा रही थी। कब? 2019 के अंदर। तो इसका उत्तर क्या होगा? 18 दिसंबर 2019 होगा। और ये इस योजना के अंदर 10,000 करोड़ का भी बजट आया था। 1,000 करोड़ का बजट आया था। किस योजना में? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के अंदर। और इस योजना का कार्य क्या था? जो उद्योगों में क्या करना था? उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं को क्या देना? ऋण देना। नवीन अनुसंधान के लिए क्या करना? सहायता देना। और इसके साथ में कौशल विकास को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण के कार्य भी करना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। सहयोग योजना, कौन सी? सहयोग योजना, जिसका अभी नाम कर दिया गया है बदल कर मुख्यमंत्री। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसी का नाम है ये, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत BPL परिवार की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही है। उसमें सहायता राशि कितनी होती है? 10,000, 20,000, 12,000 या 15,000? याद रखिएगा, सहयोग योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर 2 BPL परिवारों की जो लड़कियां होती है, 2 लड़कियों तक उनको 20,000 रुपए की, 10,000 नहीं 20,000 रुपए की क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। अगर बालिका 10वीं पास है, क्या है? 10वीं पास है तो 10,000 और दिए जाएंगे, अतिरिक्त दिए जाएंगे ये। अगर बालिका क्या है? स्नातक है, क्या है? स्नातक है, ग्रेजुएशन है, तो उसको 20,000 रुपए अतिरिक्त राशि और दी जाएगी। तो ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 और आज के अंतिम प्रश्न पर। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभ आरंभ हुआ? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ को। किस में हुआ? जयपुर में हुआ, जोधपुर का हुआ, प्रतापगढ़ हुआ। ये किस लिए थी PM वाणी योजना? ये वीडियो मेंस का प्रश्न है। तो ये योजना थी फ्री इंटरनेट योजना के लिए। किसके लिए? फ्री इंटरनेट के लिए। याद रखिएगा, किस लिए? फ्री इंटरनेट को। और चालू कब की गई? तो 28 जनवरी 2022 को ये योजना शुरू की गई। कहां से? तो प्रतापगढ़ से शुरू की गई थी। तो उदयपुर नहीं, जोधपुर नहीं और जयपुर भी नहीं और अपना प्रतापगढ़, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को तो आपको पता ही है, दबा के शेयर करना ही करना है। और इसी के साथ में हम आप लोगों के लिए जल्द लेके आ रहे हैं हमारे कला व संस्कृति की नई सीरीज को। एक टॉपिक की बात करेंगे अच्छे से वहां पे भी। तो इसी के साथ में मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ में। आप तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।